हो गया? ओके। सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम भिवानी हूं और भिवानी में ज़बरदस्त इंटरव्यू है। जितने खिलाड़ी मेरे भाई हैं सारे इस इंटरव्यू ने ज़रूर देखियो और बड़ी राजनीतिक बात भी करांगे और बहुत सारी बात हैं। हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड़ जी हमारे साथ बैठे हैं। भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। और भाई साहब जगदीप कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया जी। अच्छा, आपको हरियाणा युवा आयोग का चेयरमैन बना दिया जी? जी। या सरकार ने लॉलीपॉप तो नहीं दे दिया आप तक? नहीं, लॉलीपॉप नहीं जी। बहुत अच्छी जिम्मेवारी, क्योंकि मैं वर्षों से भारतीय जनता युवा मोर्चा में रहते हुए मैं युवाओं के बीच की राजनीति की है। तो सरकार को लगा कि ये जो डिपार्टमेंट है 2004 में इस डिपार्टमेंट को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा डाइंग कैडर में डाल दिया गया। हाँ, मैं यही पूछना चाहता था कि भाई हुड्डा साहब ने ये डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं बंद कर दिया था, दोबारा से फिर यू पैदा होगा और आप तो शाम से इलेक्शन लड़ना चाहते हो, वो भी नहीं मिला। तो खट्टर साहब ने सोचा भाई इसने कहीं ना कहीं तो मिठो गोली दे दिया। आपके ना 2-3 सवाल जो है ना अलग अलग हो गए। जी, जी। इसमें जगदीप जी ऐसा है, जी कहने मात्र के लिए जैसे सभी पार्टियां कहती कि आज देश की आबादी का 65% हिस्सा नौजवान है और बड़ी उम्मीदें टिकी हुई हैं, परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे जो लोग थे जिनके हाथ में सत्ता रही 10 साल तक प्रदेश की, उन्होंने 65% नौजवानों की आशाओं का जो केंद्र था जिसके माध्यम से प्रदेश के अंदर नई नीति और योजनाएं लागू हों, उस डिपार्टमेंट को बंद करने का काम किया। डाइंग कैडर में लेकर के आए, यानी कि जो डिपार्टमेंट के अंदर नियुक्तियां हैं वो रिटायरमेंट होती जाएगी और वो पोस्ट जो खत्म हो जाएगी। परंतु ये मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की दूरदर्शिता का परिणाम है कि इस डिपार्टमेंट को दोबारा से लेकर के आए और पुनर्जीवित करने का एक किस्म से हमने यहाँ अपनी तरफ से प्रयत्न करेंगे। और मुझे इस बात से फख्र है कि एक बंद पड़े डिपार्टमेंट को, मर्द पड़े डिपार्टमेंट को जो हुड्डा सरकार ने किया था उसको पुनर्जीवित करने की जिम्मेवारी मनोहर लाल खट्टर जी ने मुझे दी है। निश्चित तौर पर आपको अच्छे रिजल्ट इसमें देखने को मिलेंगे। 2024 में आप तो शाम से दिखेंगे क्या? ये पक्का है क्या? मैं क्या नहीं, मैं तो 14 में नहीं दिखे तो लॉलीपॉप है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, बीजेपी के अंदर चुनाव ही लड़ पाओगे आप। रॉकी मित्तल साहब के साथ भी मुझे लगता है ऐसा ही बना था और आप भी कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए, रॉकी मित्तल से मेरी तुलना करना तो मुझे लगता है जगदीप जी में ये बेमानी है। यूं लगा जैसे नहीं, रॉकी मित्तल एक बेसुरा और बेताला कलाकार है। मुझे लगता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। प्रत्येक व्यक्ति को अगर आप देसी घी खिला दोगे तो उसको हजम नहीं होगा, कहीं और जाना पड़ेगा। देसी घी सबसे हजम नहीं होता। पहलवान को खिलाओगे तो अखाड़े में यूज होगा और ऐसे आदमी को खिलाओगे तो कहीं जा करके और उसको बाहर निकलेगा। तो उसी प्रकार मुझे लगता है कि उसको ज़्यादा मिल गया था। पार्टी ने, सरकार ने उसके मान सम्मान में कहीं कमी नहीं रखी थी। ये ऊपर का मामला है, वो देखेंगे, परंतु आप मेरी तुलना रॉकी मित्तल से नहीं कर सकते। जी बताओ, बुरा ना मानो आप। भाई आप तो चेयरमैन ही बने हो, रॉकी मित्तल ने इतने साल हो गए चेयरमैन बने ना, आज आप लोगों को भी मेरे खिलाफ बराबरी ना करो। क्यों ना करो बराबरी? नहीं, रॉकी मित्तल का जो आज का व्यवहार है जी, कहीं से लगता है कि कोई जिम्मेवार आदमी की स्टेटमेंट है। भाई इतने करोड़ का कहीं ना कहीं अगर वो हिसाब किताब मांगे है तो कि भी भाजपा या प्रमोशन करावे थी और इतने पीछे का मेरे तो हिसाब किताब नहीं दिया तो बात ठीक थी ना। मैं एक चेयरमैन हूँ, मुझे पता है कि मेरी हद कहाँ तक है। जी, हर व्यक्ति की अपनी एक हद तय होती है। क्या आपको लगता है कि कैबिनेट मंत्री सबसे पावरफुल, उसके ऊपर मुख्यमंत्री, उसके ऊपर राज्यपाल, हमारे देश की एक व्यवस्थाएं हैं। रॉकी मित्तल को तो मैं कहूँगा कि मेरे ख्याल से हरियाणा प्रदेश की राखी सावंत कह सकते हो आप। जी, अब कुछ ज्यादा नहीं होगा सर, राखी सावंत कह रहे हो आप? नहीं, आप देखो, रॉकी मित्तल का तो वही व्यवहार है जैसे राखी सावंत हर विषय के ऊपर आगे आकर के बोलती है। और कोई भी ऐसा विषय बता दो जिसके ऊपर आकर के उसने ठीक विषय के ऊपर बोली हो, ऐसे ही वो है। तो सर एक मैं ये कहूँगा टैलेंटेड है, महिला है, वो 0 से शुरू होकर आज बड़े लेवल पे है। सलमान खान भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, सलमान खान के सपोर्ट कर देने मात्र से मैं वाकपटुता के बारे में बता रहा हूँ कि जिस प्रकार उनके डिस्प्यूटेड बयान रहते हैं, हमेशा ट्रोल होती रहती हैं। लोकप्रियता का एक इसने रॉकी मित्तल ने देख लिया कि मैं बोलता रहूँगा तो मैं ट्रोल भी होऊंगा और मेरा नाम भी होगा, ये बिना मतलब की बात है। तो आप उनको राखी सावंत कह रहे हैं? नहीं, उस टाइप का आदमी कह रहा हूँ। आप भी जगदीप जी पत्रकारिता दिखा रहे हो, उस प्रकार का व्यवहार करता है। अच्छा, लेकिन एक बात समझो ना भाई, उसने क्या भाई 1500 करोड़ या जितने भी करोड़ का गड़बड़ हुई है उसका हिसाब किताब दो और खट्टर साहब ने उसको रिजाइन पकड़ा दिया, ले भाई। ऐसा नहीं, कोई कल को मैं अगर ऐसी बातें करूंगा तो मेरा भी ऐसा ही होगा। आप बिना मतलब के काम में आप पैर अड़ाओगे।
क्या एडवर्टाइजमेंट आपको दिखती नहीं? बसों के ऊपर चले जाओ, अनाज मंडी में चले उन्होंने जाओ, कहा बस मेरी स्टैंड के गाड़ी ऊपर छीन ली, उसके बाद मैं पैदल भी गया, मेरे दुख क्या बताऊं मैं। तो उसके दुख बता ने, तू जहाँ बताना चाहिए घर पे जाकर के बता। आप क्या बताए? पहले जहाँ से बताना चाहिए था वहाँ बताते। उसकी व्यक्तिगत लाइफ, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। इतना कुछ कह गए जनाब, फिर भी इनको मैं कुछ नहीं कहूंगा उसके बारे में। चलो ठीक संगठन को दिए हैं जी। जब इस पार्टी को यहाँ पर 7-8-9% वोट मिलते थे, तब एक पार्टी के कार्यकर्ता और सिपाही के नाते हमने काम किया। हमारी उस समय भी सिर्फ और सिर्फ ये मान्यता थी कि राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना है जी। राजनीतिक अगर कोई महत्वाकांक्षा होती तो निश्चित तौर पे हम बीजेपी में नहीं होते। हमारी तो राष्ट्र निर्माण की महत्वाकांक्षा थी, इसलिए हम बीजेपी में। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने शायद तारीख शायद जुलाई था पिछले साल, और जब मैं आपका इंटरव्यू मैंने दूसरी बार आज में आया हूँ 2019 में जी जी जी, तो तब मैंने इंटरव्यू किया था, और अब दोबारा आया हूँ तब तो शाम से आपने इलेक्शन नहीं लड़ पाए। क्या कहाँ कमी रहेगी? कहीं कोई और दोबारा राजनीति हुई किसी मुद्दे पे तो शाम से आप इलेक्शन नहीं लड़ पाए, जब तो पूरी तैयारियां भी थी, मार्केट कई जगह आपका खबर चर्चा पूरी जोरों शोरों से थी। नहीं, हमने उसी प्रकार काम भी किया, पूरी शिद्दत के साथ में मेहनत की, पूरी टीम ने वहाँ बहुत मेहनत से काम किया और आशा थी कि हम वहाँ से चुनाव लड़ पाएंगे। परंतु हमारे लिए ये कोई जरूरी नहीं कि चुनाव नहीं लड़ पाए तो हम क्या करेंगे। चुनाव नहीं लड़ पाए, पार्टी और जिम्मेवारी देगी, काम करेगी। अब भी हम पार्टी के नाते, संगठन के नाते जो जिम्मेवारियाँ मिलेंगी उसको निभाएंगे। तो अब जो ये जिम्मेवारी मिली है हरियाणा युवा आयोग की जी, इसमें आपकी अहम भूमिका क्या है? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसलिए है, युवाओं को जब मैं देखता हूँ, जब मैंने लगा भाई बालक स्टेडियम में खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में एक सर्कल कबड्डी आवा है। रूल नहीं मैंने पता उसका, लेकिन वो मेरा उसकी मेहनत कितनी है, कितना अंगा लगा है, कितना दिहाड़े भरे हैं वे बालक, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक तो एक लंबा चौड़ा ठंडा मानस दिखा है उस गेम में, भाजपा का सर्कल कबड्डी खा ली जनाब। ना खा नहीं गया कोई। सुनिए, मैं बताऊंगा। अलग अलग खेल का अलग अलग टाइम पे पीक टाइम होता है। जब कबड्डी प्रीमियर लीग आई जी, उसके बाद में टीवी के ऊपर या अलग अलग स्थानों के ऊपर लोगों को कबड्डी के अंदर रुझान इसलिए मिला, प्रीमियर लीग में 12-13 टीमें खेलती हैं जी, और अलग अलग स्थान पर और बच्चों को भी खेलने का मौका मिलता है, क्योंकि केपीएल भी खेलते हैं, एशियाड, और उसमें तो सारी कबड्डियां खेलते हैं। इसमें अतिरिक्त संभावनाएं केपीएल में खेलने की भी होती हैं, कबड्डी प्रीमियर लीग में। तो इसलिए फिलहाल जो है वो दूसरी कबड्डी लोगों की नज़र में है। सर्कल कबड्डी हमारा गौरव का प्रतीक रही है और सौभाग्य से अब की बार जो हमारे खेल मंत्री हैं वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय पर्सनालिटी के तौर पर जो रहे। कबड्डी में उन्होंने, हॉकी में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, भारत का नाम विश्व परिदृश्य में गौरवान्वित किया। तो निश्चित तौर पे उनके नेतृत्व में खेल मंत्रालय आगे बढ़ेगा। और सर्कल कबड्डी के ऊपर भी पिछले दिनों चर्चा हुई थी, क्योंकि मैं भी बाल्यकाल की अवस्था में जब हम गाँव में रहते थे, ना क्रिकेट होता था, ना हॉकी होती थी, ना कुछ और होता था। खेलने के लिए एकमात्र गुल्ली डंडा और ये कबड्डी होती थी। हम भी कबड्डी खेले और उस टाइम पे सर्कल कबड्डी खेलते थे। तो अब होगा कुछ सर्कल कबड्डी? निश्चित तौर पे उसके ऊपर अच्छा आने वाले टाइम में। वही फिर सर्कल कबड्डी वाला तो लॉलीपॉप तो नहीं? ना लॉलीपॉप किस लिए? कबड्डी के अंदर जहाँ जैसे देखिए, मैं जिस गांव से आता हूँ, मेरा गांव उमरवास है जी। कैप्टन हवा सिंह जी हिंदुस्तान के अंदर बॉक्सिंग के जन्मदाता है। मैं उन्हीं के गांव से हूँ। कैप्टन साहब ने जीवन में मेरे ख्याल से 37 या 38 बाइट मुकाबले अपने जीवन में लड़े, जीवन काल में, और एक मुकाबला भी वो हारे नहीं। और शायद 29 मुकाबले या 30 मुकाबले उन्होंने नॉकआउट में जीते। 3 बार वो एशियाड चैंपियन रहे जी। जब तक वो यहाँ खेलते रहे जी, तो उसमें ओलंपिक में पार्टिसिपेट बॉक्सिंग को मिला नहीं था कि ओलंपिक में खेले। तो उसी प्रकार की सर्कल कबड्डी के साथ भी तब तक बॉक्सिंग का एशियन की तरफ से ही बॉक्सिंग का गेम था। ओलंपिक में आया, उसके बाद में बॉक्सिंग के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा। विश्व के अंदर भी इसके अंदर बड़े बड़े पहलवान रहे, खिलाड़ी रहे, हरियाणा से भी निकल करके गए। तो ऐसा कबड्डी के बारे में होगा तो भी हरियाणा अपना अलग स्थान रखता है खेल के मामले में। ओके, ये तो बड़े डिप्लोमेटिक से जवाब हो गए भाई, घुमा फिरा के हो गए, कुछ संतुष्टि से तो नहीं हुई, लेकिन कोई बात नहीं। फिर भी मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, सर्कल कबड्डी वालों को बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। ये तो एक अंदर की बात है, चलो उस बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। सर, अब आपका हरियाणा युवा आयोग में खिलाड़ियों को प्रति, युवाओं के प्रति क्या क्या आपको दायित्व मिले हैं? आप क्या क्या चीज कर सकते हैं? आज आपकी मीटिंग भी थी, सुना है सारे कोचेज आए हुए थे आपके हल्के के। हाँ। तो क्या कुछ अब आपके पास उत्तरदायित्व है, क्या कुछ करेंगे अब आप? नहीं, देखिए, खेल के मामले में हरियाणा पहले से ही बहुत पावरफुल है जी। पूरे हिंदुस्तान की तरफ से अगर देखें हम जी, तो उसमें आधे के आसपास प्रतिनिधित्व हरियाणा का होता है जी। और जब हरियाणा को आप देखते हो
तो उसमें भिवानी सबसे आगे रहता है। तो ये आज कोच इसलिए आए थे, कुछ एक हमने चर्चा मैं तो करी। कोच आपका भी बहुत बड़ा, आपके यहाँ से तो बताओ वो चहल साहब अपने क्रिकेट के निकल करके आए, बहुत सी पर्सनटियाँ रही आपके यहाँ भी। रोहतक सोनीपत सारे हाँ खूब जी खूब। तो प्रदेश का जो है ना खेल के प्रति बड़ा रुझान है, तो उसको लेकर के हम सब मंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे। खासकर मेरे जिम्मे वो जो काम है, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की तरफ युवाओं को कैसे ले जाया जाए। तो हम प्रदेश के अंदर नौजवानों के अंदर और युवा क्लब के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार की ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित करके राष्ट्र के प्रति उनका रुझान हो और उनको यह आभास हो, क्योंकि अभी उनकी जो उम्र है 15-14 साल की, हम वहाँ से उनकी स्टार्टिंग करेंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाए, राष्ट्र के बारे में उनको जागरूक किया जाए, क्या हमारी राष्ट्रवादिता है, तो उसके बारे में उन सबको बता करके राष्ट्र निर्माण के अंदर उनका क्या योगदान हो, सब इसके ऊपर फोकस रहेगा। खट्टर सरकार ने यो आयोग जीवंत करा है, इबे कुछ नया सा शुरू कर दिया। इसमें राष्ट्र के लिए, युवाओं के लिए सिर्फ भाषणों में ही रहेगा या धरती पे कुछ दिखेगा? भाई हाँ, हम खिलाड़ियों के लिए मैट बिछवाएंगे, स्टेडियम तैयार करवाएंगे, स्पेशल ये चीज तैयार कराएंगे, ऐसा क्या कुछ? देखिए, इसको लेकर के मेरी 6 तारीख को मंत्री जी से बातचीत हुई थी, संदीप सिंह जी से, मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से बातचीत हुई जी। प्रदेश के अंदर जो राजीव गांधी खेल स्टेडियम बने, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, सरकार ने इनको आगे बढ़ाने का काम किया है। ग्राम स्तर के ऊपर भी स्टेडियम बने हैं और इनके अंदर हम जो है सुविधाएं बढ़ाएंगे। गांव में जो युवा क्लब बनेंगे, हमारा टारगेट है कि प्रत्येक गांव के अंदर एक युवा क्लब हो और 14 साल से लेकर ऊपर तक के बच्चे जो है। युवा क्लब का मतलब क्या है? युवा क्लब का ये है, युवा अपनी तरफ से क्लब बने और अपने क्षेत्र के अंदर नशा मुक्ति को लेकर के, राष्ट्रवादिता को लेकर के, 12 जनवरी जैसे युवा दिवस है, 26 जनवरी को लेकर के, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद जी की जयंतियों के ऊपर कार्यक्रम हो, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे लोगों की जयंती, महापुरुषों की जयंतियों के ऊपर, निर्वाण दिवस के ऊपर उनके कार्यक्रम हो। तो इस प्रकार वो जुड़े रहें ताकि निरंतर तौर के ऊपर राष्ट्र निर्माण में अपना उनको पता रहे कि हमारे देश की क्या के अंदर हमारे बुजुर्गों की, पूर्वजों की क्या भूमिकाएं रही है। इसी प्रकार के काम वो करेंगे। गांव के अंदर कोई जल को बचाओ, ऐसी रैलियां निकाल करके जल बचाओ अभियान, कोई वो पौधारोपण के कार्यक्रम, इसी प्रकार के, क्योंकि आप 14 साल के नौजवान से, 15 साल के नौजवान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं कर सकते। मजदूरी तो करवा सकते जी? नहीं जी, मजदूरी नहीं, क्योंकि हमने तो उनको तैयार ऐसे करना है कि वो राष्ट्र निर्माण में आगे चल करके बहुत बड़ा योगदान दे पाए। मैं आपने जो बताया भाई ये अभियान छेड़ देंगे, जल का अभियान, संरक्षण, पर्यावरण, ये अभियान, ये मैं शुरू से स्कूलों से सुनता रहा हूँ, भाषण देते आ रहे हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी ये नहीं सुना। हालांकि मैं एक बार रोहतक था, खट्टर साहब बैठे थे और सारी मीडिया वाले बैठे थे। खट्टर साहब ने एक प्रश्न करा था कि भाई इस सरकार में आने के बाद जातिवाद कितना कम हुआ, खत्म हुआ या बढ़ा, एक प्रश्न रखा था और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। क्या आपके युवा के अंदर कोई इस तरीके का कुछ मैसेज डाला है कि भाई जातिवाद खत्म करें, इसके तरीके क्या क्या हो? इस तरीके से आपने कुछ सोचा है, कुछ संदीप जी ने या खट्टर साहब की तरफ से? जगदीप जी, आपने ना मेरे जो बातचीत अब तक की थी उसको डिप्लोमेटिक मान लिया। अगर आप इस बातचीत का भाव समझते, राष्ट्रवाद क्या ये है ना, हम यूं लगा जैसे स्कूल में सुनते हैं। आपने सुना ही नहीं अब तक, मैं बताऊंगा जी, आपने सुना ही नहीं है। मैं आपसे सवाल करूंगा, आप बता ही नहीं सकते। राष्ट्रवाद का मतलब क्या, उसके मायने क्या है, आप बताएं एक बार जरा। नहीं, वो तो आप एक बार बताएं एक बार। सर्वांगीण विकास। ओहो, राष्ट्र का मतलब है लोगों की नजर में केवल जो है राष्ट्र है जिसकी सीमाएं बंधी हुई हैं। ये बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सारी चीजें। हम सिखाना चाहते हैं राष्ट्रवाद। हमारी सामाजिक परंपराएं क्या हैं, हम कौन हैं, किन परिस्थितियों में हम रहे। भगत सिंह की कोई जाति नहीं, चंद्रशेखर आजाद की कोई जाति नहीं, बोस की कोई राजनीति, कोई जाति नहीं, सचिन तेंदुलकर की या गावस्कर की। एक मिनट भाई साहब सुनो। अरे नहीं भाई साहब, वो संकीर्ण मानसिकता के लोग। हम तो काम ये करेंगे ना, हमारे सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह या गावस्कर की कोई जाति नहीं, ना कपिल देव की कोई जाति। लेकिन जब फार्म भरते हैं ना वैकेंसी के, तो उसमें जाति लिखते हैं। वो सरकार की वर्षों पुरानी परंपराएं चली आ रही, वो चली आ रही, नाम जाओ तो जाति लिखते हैं। नहीं, वो सिस्टमेटिक तरीका, वो कानून
जब मैंने तो MP उनको MLA चला का रहा है है, उसमें भी जाति वो लिखी चली आ रही है, उसको मेरी तो कोई पावर है नहीं, मैं उसको कम कर दूंगा। उसका जिक्र हम होगा कहीं। नहीं, उसका जिक्र होगा जब हम उसी काम में लगे हैं। ये तो हमारा कोई बस की बात नहीं, ना आपके बस की बात, ये व्यवस्थाएं चली आ रही हैं। फिर आप आरक्षण पे जाओगे, किसी और चीज पे जाओगे, मैं इन चीजों में उलझना नहीं चाहता क्योंकि मेरे लेवल की बात नहीं है। जगदीप जी, आप पत्रकार गलत है नहीं, मैं इसके ऊपर आपको बताऊं, ये कोई बनाई है तो कोई सोच समझ के बनाई होंगी। जब लगेगा कि ये गलत है तो इनको, लेकिन अगर हम जातिवाद को खत्म करने की बात इससे अच्छा कुछ बात हो ही नहीं सकती, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती कि, और मुझे नहीं लगता कि कहीं जातिवाद होगा। सब लगे हुए ठीक है, राष्ट्र निर्माण में लगे हुए, और आगे बढ़ के और आगे से आएंगे। तो आपके इस युवा आयोग को लेकर कितने जल्दी रिस्पांस मिलना शुरू होगा? कब से ये सिस्टम तैयार हो जाएगा या हल्का हल्का? अभी हमने वर्किंग शुरू कर दी है, युवा क्लब गठित होने शुरू हो गए हैं जी, और तकरीबन 70% हमारा काम पूरा। हर जिले में युवा आयोग होगा? जिले के अंदर नहीं, पर हर गांव के अंदर युवा क्लब होंगे। उन युवा क्लब का एक प्रधान होगा। प्रत्येक प्रधान का पहले चरण में हम प्रशिक्षण करेंगे। कहीं ये इनडायरेक्टली आरएसएस की टीम तो नहीं बनाई जा रही? क्या बात करते हो? ना 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 ना, ये पहले भी होते थे। जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र जो बने, क्या कांग्रेस की टीम थी? नहीं, जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र ना, आपने ऐसे ही पूछ लिया, ऐसे ही पूछ लिया। और मुझे लगता है कि अगर आरएसएस की टीम खड़ी हो जाए तो कमाल है। इस देश को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। एक ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच, ऐसी आइडियोलॉजी इस भारत देश को विश्व गुरु बनाने से कोई रोक नहीं सकता। परंतु ये केवल और केवल राष्ट्र निर्माण की टीम बनेगी। ये क्वेश्चन अगर आप जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र क्या हमने बंद कर दिए? ना चल रहे। कांग्रेस के समय की जो चीज थी उसको क्या हमने बंद कर दिया? ये व्यवस्थाएं हैं, ठीक व्यवस्थाएं वो चलती रहती है। तो जो आप ये युवा क्लब तैयार कर रहे हैं, इसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है? पार्टी है ही नहीं है। पार्टी का क्या मतलब? पार्टी का मतलब ऐसा तो नहीं होगा भी कल कोई एनसीसी किसी पार्टी से, एनसीसी किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है? मैं आपसे सरकारी सी संस्था, ऐसी संस्था ये है। ओके, जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र जो है, युवा केंद्र किसी से जुड़े हुए हैं, ऐसी संस्था ये है। ओके, ये तो आप किस एंगल से सोचते हो, आपके ऊपर है। तो हमारे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे? बस इतना सा आपसे जानना चाहूँगा। युवाओं को तो मैं यही कहूँगा, भाई भारत देश की तरक्की के अंदर अपना योगदान दे। और जैसा कि जगदीप जी ने क्वेश्चन मेरे से किया था कि जातिवाद और उन विषयों के ऊपर, इन सब से ऊपर उठ करके केवल और केवल राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। और हरियाणा प्रदेश के अंदर युवाओं से संबंधित कोई भी बात, खिलाड़ियों से संबंधित या युवाओं से संबंधित कोई भी बात हो, आप मुझसे किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। हमारे आयोग की अपनी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप जाकर के अपनी, अगर कोई आपके पास कोई आइडियाज़ हैं कि किस प्रकार प्रदेश के अंदर हम क्या और नई चीज़ें शुरू कर सकते हैं जिसके अंदर हम अपने देश में और ज़्यादा योगदान दे पाएँ, या कोई खामियां हैं तो उनको बताएं ताकि हम दूर कर सकें। बस इन्हीं बातों के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और जगदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, जींद से चल के आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो भाई ये था एक छोटा सा, तो नहीं बड़ा ही हो गया यार इंटरव्यू, लेकिन वो बातें जो हर व्यक्ति जानना चाहता है। भाई हरियाणा युवा आयोग बना है, अब इसमें क्या होगा क्या नहीं, कहाँ पे राजनीति होगी, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो सीधा सा मतलब ये है कि जो काम युवा संदीप सिंह जी से करवाना चाहता है, पहली स्टेज ये है, फिर संदीप सिंह जी है, फिर खट्टर साहब है। समझें आप। और कहीं अगर कोई गलत लगा हो तो बाइक क्षमा चाहूँगा। बाकी धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।